हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए दोस्तों, जीके वन लाइनर पार्ट 76 है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 5000 जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका 76 है आज। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीके वन लाइनर सीरीज है। इसका मेन फायदा ये है दोस्तों, ये सीरीज आपके वरीयस एग्जाम में काम आएगी, ना केवल उत्तराखंड ग्रुप सी, लोअर पीसीएस प्री और जो पीसीएस प्री होता है हमारे, उसके साथ साथ एसएससी की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम की अगर एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो हमारे आर्मी वगैरह की अगर आप तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जीके के लिहाज से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, वो भारतीय इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ इंडियन स्टैटिक जीके और जो वर्ल्ड से रिलेटेड स्टैटिक जीके होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक के अंदर आपके सभी वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम में और साथ ही यूके पीएससी प्री और लोअर पीएससी प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्लेस था जहाँ से पहली बार कृषि के मतलब कि खेती हुई होगी ऐसे साक्ष्य मिले हैं? तो ये प्लेस है मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ की वर्तमान लोकेशन की मैं बात करूँ तो मेहरगढ़ एक हिसाब से उसमें पार्ट रहा होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारी। एंड जो अभी लोकेशन की मैं बात करूँ इसकी प्रेजेंटली, तो लोकेशन है मेहरगढ़ की बलूचिस्तान के आसपास से प्लेस पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में वर्तमान में मेहरगढ़ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। लाइक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा था? ठीक है, लोथल था। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मेहरगढ़, यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले, यानी कि मेहरगढ़ में उस समय खेती हुई होगी ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और ये मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान के आसपास। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो सिंधु सभ्यता में जो उसमें व्यापार होता होगा दोस्तों आपस में, ये विनिमय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, विनिमय, विनिमय का मतलब वही होता है, लेन देन वाला सीन होता है। ठीक है, मुद्राएं तो उसमें इतनी हमें कोई ऐसे प्राप्त नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। जैसे कि मेरे पास फल है, मैंने किसी को फल दे दिया। ठीक है, उस फल के आवाज़ में किसी ने मेरे को नमक या तेल दे दिया। ठीक है, ये विनिमय होता है। विनिमय का मतलब, जैसे मूक विनिमय उत्तराखंड के इतिहास में हमें देखने को मिलता है राजी जनजाति में। राजी जनजाति क्या करती है, लकड़ी के बहुत अच्छे बर्तन बनाती थी, लकड़ी से बहुत अच्छी जो हमारी डेली यूज की चीज़ें होती थी वो बनाती थी। तो लकड़ी की चीज़ें बनाने के बाद राजी जनजाति के लोग क्या करते थे, किसी विलेज में जाकर किसी घर के आगे अपनी बनाई हुई चीज़ों को रख देते थे। ठीक है, तो अगले दिन सुबह जब देखते थे वहाँ के गांव वाले लोग या जिस घर पे वो रखा होता था, तो लकड़ी की चीज़ें वो रख लेते थे अपने पास, और उसी प्लेस पे सेम जहाँ पे राजी जनजाति वाले ने पार्ट या पॉट रखा था, तो वहाँ पे अनाज या कुछ अन्य ज़रूरत की चीज़ें रख देते थे। और अगली रात को फिर राजी जनजाति का आदमी आता था और वहाँ से उठा के ले जाता था। तो ये मूक विनिमय था। ठीक है, तो सिंधु घाटी का जो व्यापार था वो भी विनिमय प्रणाली पर आधारित था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में सभा और समिति दो संस्थाएं थी, जिसमें समिति के प्रधान को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो वैदिक काल देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड रहा। ठीक है, कर्मकांडों का प्रचलन बढ़ गया था वैदिक काल में। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी शहरी सभ्यता थी, लेकिन जैसे हम वैदिक काल में आए तो फिर ये ग्रामीण में चेंज हो गई। ठीक है, और कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में तो इतना पाखंड बढ़ गया कि फिर उसके बाद हमारे दो रिलीजन आते हैं ना, बहुत ही उसमें उदय होता है दो रिलीजन्स का, बौद्ध एंड जैन धर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे अगर डीपली, अगर इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो वैदिक युग में दो संस्थाएं बनाई गई थी दोस्तों, एक थी सभा, दूसरी समिति। ठीक है, तो इसमें समिति का जो प्रधान था, चीफ था, उसको ईशान कहा जाता था। महत्वपूर्ण है बहुत, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, समिति के प्रधान को ईशान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य आए थे, इनके प्रसार का इन्होंने जो विस्तार किया, इन सभी बातों का वर्णन होता है सतपथ ब्राह्मण विधेय माधव की कथा से। ठीक है, तो सतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव की कथा है, वहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी संगीति थी? संगीति का मतलब क्या था? समिट। ठीक है, जैसे आज समिट होते हैं ना, जैसे G20 का समिट होता है, आसियान का समिट होता है, सार्क का समिट होता है, सम्मेलन होता है, वैसे उसमें बौद्ध धर्म के जो रिलीजियस वाले लोग थे उनका सम्मेलन होता होगा। ठीक है, तो सम्मेलन जो चौथा हुआ था, यहाँ पे बौद्ध धर्म टूट गया दो भागों में, एक हो गया हीनयान, दूसरा होगा महायान। ठीक है,
चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये घटना हुई दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे। कुषाण वंश का था ना कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने वाला जैन साधु था भद्रबाहु। बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, और फाइनली वो चले जाता है साउथ में। साउथ में एक प्लेस था श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला। तो इसी जगह पे लास्ट में फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बना है कि जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य किस प्लेस को चले गया था? तो श्रवण बेलगोला। वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो ये प्लेस सिचुएटेड है कर्नाटका में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है? ठीक है, तो देखिए अशोक के बहुत से शिलालेख हैं। हमारे वहाँ भी एक शिलालेख मिलता है अशोक का, कालसी शिलालेख देहरादून में। तो एक ऐसा शिलालेख है, 7वां अभिलेख जो है अशोक का, इसमें ये बोला गया दोस्तों कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों को बराबर आदर देना। ठीक है, सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार। तो ये 7वें अभिलेख में है। अगला देखिए, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो नेपोलियन का नाम तो आपको पता है दोस्तों, नेपोलियन। ठीक है, अपने टाइम का एक महान शासक रहा है। लेकिन वी.ए. स्मिथ ने तुलना की है नेपोलियन की। जबकि समुद्र एक हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता है। हमारी देखिए, हमारे जो इतिहास है, हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग बोलेंगे कि टॉपिक से परे आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए जो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड रहा वो बहुत पुराना है, नेपोलियन तो अभी का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेपोलियन को समुद्रगुप्त से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन से। ठीक है, तो वी.ए. स्मिथ ने ये बातें बोली है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैक्ट याद रखने होंगे। भारत नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना किसने की है? वी.ए. स्मिथ ने। लेकिन नेपोलियन देखा जाए आधुनिक युग का एक योद्धा है, और समुद्रगुप्त तो हमारा उतना पीछे का एक शासक रहा। ठीक है, उसके बाद तो कितने ही वंश आए नेपोलियन आने तक। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ इतिहासकारों की कंट्रोवर्सी। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन है, धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भागलपुर बिहार में हुई थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रसिद्ध सूफी संत की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुतुब मीनार की नींव रखने वाला जो शासक था वो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीट करवाया फिर इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि सूफी संत थे उसमें के, बहुत फेमस, इनके याद में ये कुतुब मीनार बना दोस्तों, जो दिल्ली में है। सिंचाई के लिए नहर सिंचाई पद्धति का आगमन हुआ, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो सिंचाई के लिए जो नहर बनी, इसका जन्मदाता भारत में देखा जाए तो ग्यासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। ठीक है, जो कि तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला देखिए, किस अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जौना खान कौन है भाई? पहले तो ये जान लो आप। जौना खान है दिल्ली सल्तनत का एक राजा, जिसको पागल बादशाह भी कहा जाता है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नेम था दोस्तों वो जौना खां या जूना खां था, और इसको दुनिया का खान बोला गया है राजमुंदरी अभिलेख। ठीक है, राजमुंदरी एक प्लेस है, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में प्लेस है, वहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान बोला गया है। ठीक है, तो MBT आपको पता ही है मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों पागल बादशाह कहा जाता है, सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है। ठीक है, देखिए 2-3 डिसीजन ऐसे रहे इस शासक के अपने टाइम पीरियड पे जिसकी वजह से ऐसा बोला गया। सबसे पहले तो इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की। दोआब क्षेत्र जो गंगा का अच्छा उपजाऊ भाग था, वहाँ पे अच्छी खेती होती थी। ऐसे समय में टैक्सेस में इसने इंक्रीमेंट किया जब पूरे अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा इसका डिसीजन था दोस्तों, इसने क्या किया? सीमा विस्तार का काम किया, और जिससे राजकोष खाली हो गया। तीसरा इसका काम था दोस्तों, कैपिटल को ट्रांसफ़र किया इसने, यानी कि राजधानी स्थानांतरण, दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तो एक नई राजधानी क्रिएट करने में कितना कोस्ट खत्म हुआ होगा, कितना पैसा लगा होगा उसमें। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत से अन्य भी डिसीजन रहे इसके जिसमें ये फ्लॉप रहा, इसी वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और लेकिन अगर पर्सनली बात करी जाए तो बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि एक महान दार्शनिक था और महान विद्वान था, लेकिन डिसीजन ऐसे हो गए इसके कि किस्मत वाली बात होती है, डिसीजन की वजह से ऐसा बोला जाता है। मुगल प्रशासन में कौन जनता के लिए नैतिक आवरणों का निरीक्षण करता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब मुगल शासन चला था उसमें जनता के जो नैतिक आवरण थे दोस्तों, ठीक है, तो इनका निरीक्षण करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि जनता कैसा बिहेव करे, कैसा रिएक्ट करिए। नैतिक का मतलब क्या होता है? नैतिकता। नैतिकता मतलब एथिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके निरीक्षण के लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था मुहत्सिब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुहत्सिब बहुत महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त 1954 को सभापति की घोषणा के बाद काउंसिल और स्टेट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये देखिए घोषणा हुई थी 23 अगस्त 1954 को। ठीक है, और काउंसिल और स्टेट को फिर नाम दिया गया राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा
ठीक है। जो हमारी संसद है दोस्तों, संसद की घटक है राज्यसभा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संसद के घटक क्या क्या है? संसद के घटक देखा जाए तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यही तो होता है ना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल में ही, और लाल बहादुर शास्त्री हमारे ताशकंद समझौते में गए थे, जो कि आज तक एक पहेली है कैसे इनकी मृत्यु हुई। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हृदय गति रुकने से हुई, लेकिन ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। तो इन दोनों ही टाइम पे भारत के कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है गुलजारी लाल नंदा। किस एक्ट के तहत कलकत्ता को गवर्नर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था? ठीक है, चार्टर्ड एक्ट जितने भी हमारे हैं दोस्तों, उसमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, कलकत्ता का जो उस समय तत्कालीन गवर्नर होगा उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था, कि यानी वो अब कानून बना सकता था इन प्रांतों के लिए भी, ठीक है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसके बाद दोस्तों कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्टर्ड एक्ट का मैंने लीगल हिस्ट्री प्लेलिस्ट में पूरे वहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था? ठीक है, तो 12वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी को भारत में अभिन्न अंग बना दिया गया भारत का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिनको आपने याद रखना चाहिए, जैसे हमारा मतदान की उम्र घटा के कौन से संविधान संशोधन से हुई, शिक्षा का अधिकार के लिए कौन सा संशोधन आया, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन, दल बदल विधेयक के लिए कौन सा संशोधन आया, ये कई बार बन जाते क्वेश्चन। किस आयोग की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माता का मार्ग प्रशस्त किया? ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। और जो अध्यक्ष कौन सी आयोग बनाया गया था, और अध्यक्ष कौन था? फजल अली आयोग था ये, ठीक है, तो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए फजल अली आयोग इसको बोला गया दोस्तों। इसी आयोग ने क्या है ये रिलेटेड अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बनता क्वेश्चन। महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में की जा सकती है? ठीक है, तो महाभियोग जो होता है दोस्तों, क्या होता है महाभियोग, आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति पे, किसी भी अधिकारी पे महाभियोग की क्रिया क्या है, ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया सिंपली लगा सकते हैं हम संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, ठीक है। प्रस्ताव, किस देश के संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है, तो संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, मैंने एक टॉपिक ऐसा भी दिया कि यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड में क्या अंतर है, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन होता है ना, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, अलग अलग नाम क्यों हैं इस देश के, ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, रोचक फैक्ट वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देख सकते हैं आप। जिज्ञासा ही आदमी को विद्वान बनाती है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप जानेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाएंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि क्यों इंग्लैंड के इतने नाम है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड क्यों बोला जाता है, एक बार आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जिज्ञासा सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में, अगर आपको कुछ भी करना है। देखिए, मानव चांद पे पहुंचा, वो भी तो एक जिज्ञासा थी, ठीक है, तो जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है, जानने की इच्छा, आई मीन। तो लोकसभा में आंगल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर मनोनीत करता है? तो लोकसभा में भी आंगल भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं ना, और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 331, ठीक है। उत्तराखंड में भी 70+1 होता है ना मनोनीत हमारा, ठीक है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी, ठीक है। कौन से महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ देखिए, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी भारत में है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है भाई? ये भी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु में, ठीक है। और जो हमारी जायरे नदी है, मिडिल अफ्रीका में होती है। जायरे जो कंट्री सुना है ना आपने, कांगो बेसिन, ठीक है, वहाँ का है। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला एस के आकार में है? तो ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर का जो शेप है दोस्तों, ऐसा है, ऐसा आकार का, ठीक है, ऊपर से दिखता होगा ना। सारगेसो किस महासागर में स्थित है? तो सारगेसो सागर देखिए, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है सारगेसो सागर, ठीक है। अगला देखिए, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है? ठीक है, तो वायुमंडल की परतें आपको पता है दोस्तों, परतें बताई गई हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जैसे ही हम क्षोभ मंडल में जाते हैं, क्षोभ मंडल की तरफ जाते हैं, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 165 मीटर की डिस्टेंस पे
तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, ठीक है, गिरावट आती है। अगला देखिए, उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो ये देखिए नार्वेस्टर कहलाती है। नार्वेस्टर एक स्थानीय पवन है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत की स्थानीय पवन क्या है, लू हमारी स्थानीय पवन है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत से सिरोको आता है, पूछा जाता है एग्जाम में कहाँ की पवन है, ठीक है। और बहुत सी पवन है बार बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो जो पवन संबंधी टॉपिक है स्टैटिक जीके में, विभिन्न देशों में या क्षेत्रों में बहने वाली पवन है, उनको आप याद कर लें, ठीक है। नार्वेस्टर भी एक इसी तरह की पवन है दोस्तों, जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड में चलती है। और मतलब ये गर्म एवं शुष्क हवा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाइक गर्म एवं शुष्क का मतलब क्या हो, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है उसी टाइप का है ये भी। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, त्रिपुरा। त्रि मतलब तीन, ठीक है, त्रि मतलब तीन, तो आपको इतना याद आ जाएगा, तीन वाला जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा वो त्रिपुरा है। दिल्ली क्रम की सैलें किस क्रम की चट्टानों से बनी है? ठीक है, तो चट्टानों का भी क्रम होता है, जैसे धारवाड़ चट्टान है, गोंडवाना चट्टान है दोस्तों, ठीक है। ऐसे दिल्ली क्रम की अगर सैलों की बात करें तो ये कुड्डप्पा क्रम की चट्टान है। ध्यान रखेंगे, कौन सी क्रम? कुड्डप्पा, ठीक है, कुड्डप्पा, नॉट कट्टप्पा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट तथा कांगो बेसिन में कैसी जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए गिनी तट और कांगो बेसिन, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु। बहुत अच्छी जलवायु होती है दोस्तों, किसकी खेती के लिए? फलों की खेती के लिए, ठीक है। रसीले फलों की खेती इसी जलवायु में बहुत अच्छी होती है। मानव प्रजाति के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये किया था लीनियस ने। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो मानव का वर्गीकरण या प्रजाति का वर्गीकरण सबसे पहले लीनियस के द्वारा। अत्यधिक संकुचन, विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण किस मृदा में देखा जाता है? ठीक है, तो संकुचन, विमोचन और सूखने पर दरार आदि जो दिखता है वो हमारा काली मिट्टी में होता है दोस्तों, ठीक है। काली मिट्टी में ये देखने को मिलता है हमको, बहुत महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसकी खेती के लिए? कॉटन की खेती के लिए। कॉटन यानी कि कपास, ठीक है, कपास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो भूमिगत जल की अवेलेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। और नो डाउट यहाँ पे रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा भी है दुनिया का, ठीक है। सुंदरवन इसी में तो आता है इसी रेंज में, ठीक है। और यहाँ पर भूमिगत जो जल है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए निवेश विवाद निपटारा केंद्र जो होगा हमारा, जैसे किन्हीं दो कंट्रियों में कुछ ऐसा हो गया, उसके बाद हमारा देखा जाए तो इसको एफिलिएशन किसने दिया है? जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र है इसको एफिलिएशन दिया है विश्व बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक के अंडर ही आता है ये, ठीक है। तो विश्व बैंक इससे रिलेट करता है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में चलिए कमेंट करेंगे, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक भी कहा जाता है इसको। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो शीघ्र पलायन होने की मतलब आप टिकेगी नहीं मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग ज़्यादा है, डिमांड है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हॉट मनी, ठीक है। हॉट करेंसी, हॉट मनी बोलते हैं इसको, गर्म मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा हर दूसरे एग्जाम में, उत्तराखंड ग्रुप सी के या हर पीसीएस प्री के एग्जाम में, अनेक राज्यों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नाबार्ड से रिलेटेड। तो नाबार्ड की स्थापना ही हुई थी दोस्तों भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन ये भी बनता है कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी इसमें, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए बना था दोस्तों, आपको याद रखना है। और भी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है नाबार्ड से जुड़े, वो आप याद कर लें, ठीक है। दुर्गा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो दुर्गा इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन के सहयोग से होती है। बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम में, आपने देखा होगा ना, रूस के सहयोग से हमने कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया या किस देश के सहयोग से, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो दुर्गा इस्पात संयंत्र है दोस्तों हमारा, वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। अरे हाँ, एक यहाँ पे पॉइंट रह गया कि किस जगह पे लोकेटेड है, ये तो पढ़ लिया हमने, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों, तो इसकी लोकेशन है WV यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बंगाल में स्थित है ये दुर्गापुर। अगला देखिए, भारतीय सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ठीक है, तो 14 बैंकों का सबसे पहले नेशनलाइज किया था दोस्तों, ठीक है।
तो ये हुआ था सबसे पहले जुलाई 1969 में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, ठीक है। तो 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये था देखिए आज टॉप 5000 जीके वन लाइनर पार्ट 76। अच्छे से मैंने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे उनकी व्याख्या करने की पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि वन लाइनर के माध्यम से भी मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ, ताकि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव सेशन है लंबे लंबे, उनसे आप बच पाएँ और एग्ज़ाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बने तो उनमें कन्फ्यूजन ना हो, सही उत्तर दे पाएँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अच्छे से अपनी स्टडी करें। देखिए कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, ठीक है, और अपनी स्टडी पर ही फोकस करें। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।